हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेकवा। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट की सबसे पहली सीरीज पेपर 2 की, दैट इज इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का और उसका टॉपिक है डिमांड। तो जो डिमांड का कॉन्सेप्ट था वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था 1890s में अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन क्या होता है? वो एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी की अगर हम डिमांड करने वाले हैं, किसी भी गुड को हम खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसकी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर हमें कुछ खरीदना है तो उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस के अकॉर्डिंग ही हम गुड्स की डिमांड करने वाले हैं कि कितनी कमोडिटी खरीदेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आई मतलब इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की कितनी इनकम है। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी इनकम ज्यादा होती है वो ज्यादा कमोडिटीज खरीदता है, इनकम कम होगी तो कम कमोडिटी खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे रिलेटेड गुड्स। इसका प्राइस जो है वो अफेक्ट करता है किसको? जो भी हम चीज खरीदने वाले हैं उसको। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स हमारे एक साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड पेपर, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, जो दोनों एक साथ, पेट्रोल या डीजल मतलब फ्यूल हम लिख सकते हैं। जो चीजें, दो कमोडिटीज एक साथ यूज होती हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है और इसका प्राइस इसकी डिमांड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे होते हैं जैसे टी एंड कॉफी। एक के बदले में दूसरी चीज यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे को टी अवेलेबल नहीं हो रही है या टी बहुत महंगी है तो मैं क्या करूंगी? कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, तो एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है। क्लियर? तो जो हमारे रिलेटेड गुड्स होते हैं उसके प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि जो हम कमोडिटी खरीदने वाले हैं उसकी डिमांड हम कितनी खरीदेंगे, मतलब उसकी हम डिमांड कितनी करेंगे, उसकी कमोडिटी कितनी खरीदेंगे। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है? हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेस्ट और प्रेफरेंसेस, कि कंज्यूमर की क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस है, वो तो मतलब किस अकॉर्डिंग क्या चीजें प्रेफर करता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है, चाहे महंगी हो सस्ती हो, ये सारी चीजें डिमांड करती हैं हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कितनी एडवर्टीजमेंट होगी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे या कितनी उसकी डिमांड होगी। एडवर्टीजमेंट ज्यादा अच्छी होती है, लोगों तक बात ज्यादा पहुंचती है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एडवर्टीजमेंट बहुत कम हो, किसी को इसकी नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, तो हमारी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो भी कम होती है। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड। मतलब प्राइस और डिमांड में हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है। सेटेरिस पैरिबस, सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए जो भी रिलेशनशिप हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में देखने वाले हैं, और उसकी वजह से हमारी प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या अफेक्ट आता है वो देखते हैं। जैसे अगर प्राइस ज्यादा होगा, प्राइस मान लो किसी कमोडिटी का मेरा 10 रुपीज है तो मैं उसकी डिमांड कर रही हूँ फॉर सपोज 5 यूनिट्स, और वहीं अगर प्राइस 20 रुपीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो मैं उस कमोडिटी की डिमांड करूंगी फॉर सपोज 2 यूनिट्स। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, और उसी का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही दिखाता है।
कि दोनों के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये बढ़ गया तो ये कम हो गया, ठीक है। ओके, इसका ग्राफ होता है, ये हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे, यहाँ पे प्राइस करेंगे। प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी, मतलब ये पॉइंट मिल गया मुझे। और अगर प्राइस इतना हो गया तो डिमांड मेरी इंक्रीज हो गई, ये पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक है। देखो, और वहीं प्राइस अगर मेरा कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा ऐसे, नेगेटिव रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्लियर? नाउ व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है? अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है, ठीक है। इसके रीजंस क्या है? फर्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस कम हो जाए, ठीक है, प्राइस कम हो जाए तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। देखो, रियल इनकम का मतलब होता है हमारी परचेजिंग पावर, मतलब कि हमारी खरीदने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, या मेरे पास मेरी इनकम है 100 रुपीज जो मैं खर्च करने वाली हूँ, ठीक। अगर मेरी इनकम 100 रुपीज है, मैं किसी फॉर सपोज शुगर, मैं 2 kg शुगर ले रही हूँ, ठीक है। वहीं अगर शुगर का प्राइस कम हो जाता है, मेरी इनकम तो सेम रहेगी ना, इनकम मेरी सेम है, शुगर का प्राइस कम हो गया, मैं प्राइस नहीं बता रही अभी, ये सिर्फ मैं अपनी इनकम बता रही हूँ क्योंकि हम इनकम इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरी इनकम सेम है, शुगर का प्राइस कम हो गया तो मैं शुगर की क्वांटिटी 2.5 किलो कर दूंगी, 2.5 kg, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट की प्राइस के कम होने की वजह से जो मेरी रियल इनकम है, मतलब मेरी जो 100 रुपए से मैं पहले 2 किलो चीनी खरीद रही थी, अब उसी 100 रुपए में इस 100 रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, मेरी खरीदने की क्षमता, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इसी 100 रुपए की पावर बढ़ गई है, ठीक है। तो अब मैं इसी 100 रुपए में 100 रुपीज में 2.5 kg 2.5 किलो शुगर खरीद सकती हूँ। तो इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। प्राइस कम हुआ, रियल इनकम बढ़ गई, मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, और उसी की वजह से मेरी डिमांड में इंक्रीमेंट हो गया। देखो, इनकम सेम थी, बस परचेजिंग पावर बढ़ी है। और परचेजिंग पावर क्यों बढ़ी है? क्योंकि मेरा प्राइस कम हो गया था, ठीक है, और उसकी वजह से मेरी डिमांड इंक्रीज हो गई। इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? प्राइस के कम होने की वजह से, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने भी आपको बोले थे, टी एंड कॉफी, ठीक है। मान लो मैं टी खरीदने वाली हूं और इसका प्राइस और इसका प्राइस हम देखेंगे, इन दोनों का प्राइस 10 रुपीज है। टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी, इसका प्राइस दोनों का 10 रुपीज है, तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। अब मान लो क्या होता है, टी का प्राइस कम हो जाता है, ये हो गया 8 रुपीज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, टी का प्राइस कम हो गया, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, कॉफी का प्राइस तो अभी भी 10 है, तो मैं ये देखूंगी टी के प्राइस कम होने की वजह से जो भी गुड का प्राइस अगर कम हो रहा है, वो गुड दूसरे गुड के कंपैरिजन में सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है। जैसे जो टी था, मतलब जो टी है उसका प्राइस 8 रुपीज हो गया, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो कॉफी और टी में क्या सस्ता है? टी ही सस्ती है। तो इसके प्राइस कम होने की वजह से इसी की ही क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे बस हमारा सिंपल सी चीज यही है, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, हम ये दिखा रहे हैं, बस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन में लाके, दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। तो अगर प्राइस कम होता है, गुड बिकम चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट, वो अपने सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप, मतलब सस्ता हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, राइज इन डिमांड। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले हम इसमें ना मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड में बोलूं मैं अगर, तो ये होता है हमारा सेटिस्फैक्शन,
किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके आपको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको बहुत भूख लगी हुई है, ठीक है, आपने पहली रोटी खाई, हम ना इसको यूटिल्स में, मतलब हम ना इसे काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें कितनी यूटिलिटी, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। पहली रोटी खाने से आपको मान लो 5 यूटिल्स मिली है, मतलब 5 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, ये हमारा एजम्पशन होता है। अब भूख तो बहुत लगी थी, मैंने सेकंड रोटी खाई, ठीक है, जब मैंने दूसरी रोटी खाई तो मुझे ये खाने से इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक है, क्योंकि पहली रोटी खा के भूख थोड़ी सी कम होगी। ऐसे ही मैंने तीसरी रोटी खाई, चौथी रोटी खाई, तो जैसे जैसे मैं अपनी रोटी बढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है, अपना कंजम्पशन बढ़ाती जा रही हूँ, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मेरा थोड़ा कम होता जा रहा है। 3 हो गया, 2 हो गया, फिर किसी टाइम पे मान लो 4 रोटी खा के मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया है, अब मम्मी ने 5वीं रोटी भी खिला दी, अब मुझे इससे सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि मैंने जबरदस्ती खाई थी, ठीक है। अब फिर मम्मी ने एक और रोटी दे दी और मैंने 6th रोटी भी खा ली। अब जैसे ही मैंने ये रोटी खाई, मेरा पेट में दर्द होने लग गया और मुझे इससे नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिला। सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला बल्कि नेगेटिव हो गया क्योंकि मेरा पेट दुखने लग गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तो हमारा हो गया सेटिस्फैक्शन, और वही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो हमारी MU है वो डिक्लाइन होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपना कंजम्पशन बढ़ाती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं अपना कंजम्पशन बढ़ाती जाऊंगी, एज कंज्यूमर बाय मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फैक्शन है ऑफ दैट कमोडिटी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खरीदता जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे मिलने वाली MU मतलब सेटिस्फैक्शन हमारा डिक्लाइन होता जाएगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा? तभी ज्यादा खरीदेगा जब उसका प्राइस कम होगा, ठीक है। हम भी यही करते हैं, जरूरत नहीं होती लेकिन हाँ सस्ती कोई चीज मिल रही है तो हम उसकी क्वांटिटी या डिमांड उसकी बढ़ा देते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ DMU कि अगर प्राइस कम होगा तभी हम डिमांड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, हमें उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, क्लियर। फिर होता है साइज ऑफ कंज्यूमर्स, लास्ट है हमारा कि डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। साइज ऑफ कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर कम तो डिमांड भी कम और कंज्यूमर ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, ये तो नॉर्मल है साइज ऑफ कंज्यूमर्स का, ठीक है। क्लियर है कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, मतलब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। अभी तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा है अभी तक कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है ना। बट यहाँ पे हम उसका ऑपोजिट मतलब एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाएगी। सबसे पहला रीजन है इसका वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या होता है? वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ लोग कोई कमोडिटी तभी खरीदते हैं जब उसका प्राइस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेस्टीज वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, कि अगर हमारे घर में ज्यादा महंगी महंगी चीजें होंगी तो हमारी सोसाइटी में नाम ज्यादा होगा और स्टेटस हमारा मेंटेन रहेगा। स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल कुछ महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, लोग खरीदते हैं, ठीक है, कि ज्यादा महंगी होगी तो खरीदेंगे, सस्ती चीजें तो कोई भी खरीद लेता है, ठीक है। तो हायर द प्राइस मोर विल बी प्रेस्टीज एंड वाइस वर्सा, मतलब जितना ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा उनकी प्रेस्टीज मतलब वैल्यू बनेगी, स्टेटस बनेगा, और जितना कम प्राइस उतनी कम वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड कम होगी। इसका जो कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोपिंग होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। एग्जाम्पल्स है इसके ब्रेड एंड राइस। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, फॉर सपोज एक पुअर फैमिली है जिसके लिए ब्रेड एक एसेंशियल आइटम है जीने के लिए, मतलब उनको जैसे मतलब रोटी खानी होती है, ठीक है, और मीट जो है वो एक लग्जरी आइटम है कि वो कभी कभी खाते हैं जब उनके पास थोड़े पैसे ज्यादा आ जाए कुछ भी, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ब्रेड से।
ठीक है। तो ये पुअर फैमिली ब्रेड पे थोड़ा पैसा कंजम्पशन ज्यादा करती है और मीट पे कभी कभी खाती है, वो तो मीट पे थोड़ा कम करती है। अब क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से पुअर फैमिलीज के पास पैसों की थोड़ी कमी होने लगी, क्योंकि पहले तो ब्रेड सस्ता था, चीप था, तो वहां पे भी पैसा लगा लेते थे और मीट के ऊपर भी पैसा लगा लेते थे। अब क्या हुआ, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो उनके पास रिसोर्सेज मतलब कि पैसों की थोड़ी सी कमी हो गई और उन्होंने क्या किया, मीट का कंजम्पशन कर्टेल मतलब कम कर दिया एंड मोर जो भी एक्सपेंसिव फूड होंगे, मीट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, उसके ऊपर पैसा खर्च करना कम किया और ज्यादा से ज्यादा ही ब्रेड खरीदना शुरू किया। पहले वो क्या करते थे, अपना कुछ पोर्शन ब्रेड पे लगाते थे, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन ब्रेड पे लगाते थे और कम पोर्शन मीट पे लगाते थे, ठीक है। बट ब्रेड भी अब अगर महंगा हो गया है, मतलब मीट से महंगा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा महंगा हो गया है। अब जो उनको पैसे थे उनके पास, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा उनका ब्रेड पे ही लग जा रहा है, मीट के लिए तो उनके पास पैसा बच ही नहीं रहा है ना। तो वो क्या करेंगे, ब्रेड का प्राइस बढ़ने की वजह से देखो ब्रेड का ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे। तो हो गया ना, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये गिफन गुड के केस में ही है, ठीक है। गिफन नेक्स्ट है हमारा बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट देखो क्या होता है ना, कोई मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कमोडिटीज तभी खरीदते हैं क्योंकि लोग भी खरीदते रहे, मतलब देखा दिखाई होता है, रील्स होती है कि भाई उन्होंने खरीदी तो हमने भी खरीदनी है। अब प्राइस है कम है ज्यादा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल्स कोई कमोडिटी तभी खरीदते हैं क्योंकि कोई और उसको नहीं खरीद रहा है, यूनिक आइटम होती है, रेयर आइटम होती है कि किसी के पास नहीं है तो मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी, ठीक है। बैंडवैगन इफेक्ट में देखा दिखाई होती है कि उसने खरीदा तो मैंने भी खरीदना है। स्नॉब इफेक्ट में यूनिकनेस होती है कि भाई किसी ने नहीं खरीदा है तो मैं खरीदूंगी, या बहुत कम लोगों के पास है तो मैं भी ये रखना चाहूंगी, मैं भी खरीदना चाहूंगी, ठीक है। क्लियर, चलो।